जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल के बारे में। ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जब मौर्यों का शासन खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे स्थानीय शासक रहे, वो उभर करके आते हैं। और कई सारे जमींदार थे। उसके अलावा दरबार में ऐसे कई लोग थे जो लोग फिर अपना अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं और यहीं से कुछ छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो जाता है। और ये पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में ऐसा होता है। इसके अलावा पश्चिम की तरफ भारत में जो पश्चिम वाला हिस्सा था, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, इस तरफ के हिस्से में मध्य एशिया की तरफ से कुछ राजवंश आते हैं और यहाँ पर अपना राजवंश या सत्ता स्थापित करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस हुए थे कुषाण। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। शॉर्ट में यहाँ पर समझना, जैसे कि मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी, सातवाहन वंश, इनको पढ़ेंगे। और ये भारत के ही वंश है। यहाँ पर शक, पहलव और कुषाण ये विदेशी वंश है, मतलब मध्य एशिया से भारत में आए थे और फिर सत्ता स्थापित किए थे। लेकिन मौर्योत्तर काल में इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले है सुंग वंश। ये 184 बिफोर क्राइस्ट से 75 बिफोर क्राइस्ट तक है और इसी के बीच इनका शासन रहता है। इसकी स्थापना, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। और शुंग वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ये भी मन में सवाल आना चाहिए। हमने पढ़ा था स्टार्ट में ही कि इतिहास में जब भी हम कोई चीज खोजते हैं तो उसके हमारे पास दो सोर्सेस हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स। साहित्यिक सोर्स में भारतीय साहित्यिक सोर्स हैं और विदेशी साहित्यिक सोर्स हैं। तो उन सभी के माध्यम से हमें शुंग वंश के बारे में पता चला। जैसे कि साहित्यिक सोर्स में पुराणों से, हर्ष चरित्र से, पतंजलि के महाभाष्य से और गर्गी संहिता, इनसे हमें पता चलता है। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, जिनमें अयोध्या का अभिलेख है, बेसनगर का अभिलेख है, भरहुत का लेख है। इनसे हमें शुंग वंश के बारे में पता चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त और बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों का वंश जब खत्म किया और वहां पर अपना राजपाट जमाया, तो इससे क्या हुआ कि एक तो भारत में जो राज शासन था उसे किसी एक शासक ने संभाला, और दूसरा क्या था कि उस टाइम पर कई सारे विदेशी लोग थे जो आक्रमण कर रहे थे। उनमें से एक यवन भी थे, तो यवन भी आक्रमण कर रहे थे, तो इससे भारत की रक्षा की। जब तक हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे तब तक आपने देखा होगा कि हम बुद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन शासकों ने जैन धर्म को, बुद्ध धर्म को यहाँ पर संरक्षण दिया था। लेकिन बाकी जो धर्म थे, जिनमें ब्राह्मणों से रिलेटेड धर्म थे, वैष्णव धर्म थे, इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया था। पुष्यमित्र शुंग जब अपनी सत्ता में होता है तो वो क्या करता है, जो ब्राह्मणों का धर्म होता है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, इनको वो संरक्षण देता है। और यहीं पर से जो पुराने वैदिक टाइम में कई सारे संस्कृति को अपनाया गया था, पूजा पाठ को अपनाया गया था, उसे वो वापस लेकर के आता है। इस वजह से पुष्यमित्र शुंग के टाइम को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर जिस तरीके से ब्राह्मण धर्म आगे बढ़ा था और उसके अलावा जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, तो लोगों का मानना था और लोगों का उस टाइम का अपना अनुभव था, जिसे बाद में लिखा गया है कि ये बौद्ध धर्म का उत्पीड़क रहा है। मतलब कि जो बौद्ध थे, उनके अनुयायी थे, उन लोगों को इसने बहुत परेशान किया, कई सारे लोगों की हत्या कर दी, कई सारे लोगों को अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। इस तरीके से उन लोगों को परेशान किया और इसी वजह से बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं पतन की ओर चला गया था। शुंग वंश में जैसे कि शुंग शासक ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाना चाह रहे थे और बौद्ध धर्म के लोगों को उत्पीड़ित किया, और ये बात समाज को पता थी। कहीं ना कहीं इसी बात से लेकर के लेखकों ने ये बात लिखी थी। लेकिन कुछ लेखकों ने ये बात भी लिखी और देखा भी। भरूच में जाकर के आप देख सकते हैं, और सांची स्तूप में, सांची स्तूप के आसपास जिन वेदिकाओं का निर्माण किया गया है वो शुंग वंश के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर जिन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है उन लोगों में दो टाइप की बातें हैं। एक बात ये कि शुंग वंश ने बौद्ध धर्म का उत्पीड़न किया, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि इन लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो तीर्थ यात्रा की जगहें थी, जिनमें से भरूच और सांची स्तूप भी है, तो यहाँ पर शुंग वंश के शासक वेदिकाओं का निर्माण फिर क्यों करवाते, अगर उनको बौद्ध धर्म से इतनी दिक्कत थी।
तो इस टाइप से यहाँ पर अभी दो टाइप के मतभेद चल रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र होता है अग्निमित्र और शुंग वंश में अंतिम शासक होता है देवभूति। अभी तक हमने जो हिस्ट्री में कहानी समझी वो आपको शुंग वंश के बारे में एक क्रम से चीजें याद रखवाएंगी। दूसरी अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के बेस पर, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये कि बाणभट्ट के हर्षचरित के बारे में आपने सुना होगा। उसमें मौर्य काल के एक अंतिम शासक बृहदत्त के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसकी हत्या की किसने की। इसका साक्ष्य हमें वहां से पता चलता है। इसके बाद दिव्य वदान एक साहित्य है जिसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अयोध्या में धनदेव का एक अयोध्या अभिलेख है और ये पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे उसकी जानकारी देते हैं। और ये दोनों अश्वमेध यज्ञ महर्षि पतंजलि ने पूर्ण करवाए थे, संपन्न कराए थे। इसके बारे में भी वहीं पर जानकारी दी गई है। अभी हम बात कर रहे थे अग्निमित्र के बारे में जो कि पुष्यमित्र का बेटा था। यहाँ पर हम इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना। आपने कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में सुना होगा, मालविकाग्निमित्रम। इसमें जो नायक है और नायिका है, यहाँ पर ध्यान देना, नायक यहाँ पर अग्निमित्र है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, और मालविका यहाँ पर वो उसकी प्रेमिका है। और यहाँ पर इन्हीं की प्रेम कहानी, लव स्टोरी की चर्चा इसमें की गई है। इस वजह से इसका नाम मालविकाग्निमित्रम है। इसके बाद अग्निमित्र के और भी उत्तराधिकारी होते हैं जो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। पहला होता है सुज्येष्ठ। सुज्येष्ठ के बाद नेक्स्ट होता है वासुमित्र। वासुमित्र के बाद होता है वज्रमित्र और वज्रमित्र के बाद होता है भागभद्र। भागभद्र के दरबार में एक ग्रीक शासक एंटियल कीट्स का राजदूत आता है जिसका नाम होता है हेलियोडोरस। और इसे भागवत धर्म से प्रभावित हुआ, इसे इंटरेस्ट आया और इसने क्या किया, बेस नगर नामक एक स्थान है जहां पर वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी जिस पर दंभ, छाया और अप्रमाद जैसे 3 शब्द लिखे हुए हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। इसके बारे में हमने शुरुआत में ही बात कर लिया। और इसके टाइम पर इसके दरबार में एक ब्राह्मण मंत्री था वसुदेव, इसी ने इसकी हत्या की थी और इसके बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश से रिलेटेड भी कुछ खास बातें नहीं है, बस ये है कि आप जान लें कण्व वंश 75 से 30 ईसा पूर्व तक चला था और वसुदेव ने इसकी स्थापना की थी। इसमें केवल 4 शासक हुए थे, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक जो सुशर्मन था, इसकी हत्या सातवाहन के एक शासक सिमुक ने कर दी थी और यहीं पर से सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। सातवाहन और चेदी ये दोनों अलग अलग जगह पर एक ही टाइम पर चल रहे होते हैं और ये लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं। देखिए, विंध्य पर्वत की दक्षिण की तरफ इसकी स्थापना रहती है। एक तरफ होते हैं कलिंग का चेदी और दूसरी तरफ होता है दक्कन का सातवाहन। कलिंग के चेदी में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक होता है वो होता है खारवेल और ये चेदी वंश में तीसरा शासक होता है। इसके अलावा ये लोग जैन धर्म के संरक्षक होते हैं और इसके बारे में हमें हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है। दक्कन के सातवाहन के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक वाले एरिया में फैला हुआ था। इसके संस्थापक सिमुक थे। अभी हमने बात किया कि सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी थी, उसके बाद उसी ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो चेदी और सातवाहन वंश से रिलेटेड भी कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपको इतना ही जानना है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं शक, पहला और कुषाण शासकों के बारे में। अब हम बात करते हैं शक शासक के बारे में, शक वंश के बारे में। ये लोग पहले तो एक खाना बदोश बर्बर जाति टाइप के लोग रहते हैं और मध्य एशिया में रहते हैं और मध्य एशिया में 165 ईसा पूर्व के आसपास इन लोगों को वहां से भगा दिया जाता है और इसके बाद ये लोग फिर पहुंचते हैं भारत के सिंध वाले एरिया में और इस सिंध प्रदेश में ही ये लोग अपना सत्ता जमाते हैं। ये लोग हमारे भारत में जब पहुंचते हैं तो उसके बाद स्वयं को ये लोग क्षत्रप कहने लगते हैं। ये लोग कई शाखाओं में बटे होते, कई सारी इनकी ब्रांचें बट जाती हैं भारत में, जिनमें से एक होते हैं उत्तरी क्षत्रप और दूसरे होते हैं पश्चिमी क्षत्रप। सबसे पहले बात करें उत्तरी क्षत्रप तो ये पंजाब और मथुरा 2 पार्ट में बटा हुआ था, पंजाब के तक्षशिला वाले एरिया में और मथुरा वाले एरिया में। जो पंजाब के तक्षशिला में उत्तरी क्षत्रप थे, इसका जो पहला शासक था वो मोयस था या उसे मोक कहा जाता था। और उसके बाद ज्यादा फेमस है पश्चिमी क्षत्रप, ये सबसे ज्यादा इसका नाम होता है और इतिहास में आप सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ये बटा हुआ था नासिक वाले एरिया में और उज्जैन वाले एरिया में।
नासिक जो कि अभी महाराष्ट्र में है और उज्जैन जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। नासिक वाले एरिया में जो पश्चिमी क्षत्रप थे उन्हें चहरात वंश कहा गया और जो उज्जैन वाले एरिया में थे उन्हें कार्दमक वंश कहा गया। लेकिन ये सभी लोग थे शक शासक। सबसे पहले बात करते हैं नासिक में जो चहरात वंश है उसके बारे में। सबसे पहला शासक इस वंश में होता है, चहरात वंश में, वो होता है भूमक। मतलब कि इसी ने इस वंश की स्थापना की और उसका नाम दिया। और इसके द्वारा कई सारे सिक्के चलाए गए थे जिनमें क्षत्रप लिखा हुआ था, तो हमें पता चल पाता है कि ये चहरात वंश का है। दूसरा, इसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा फेमस शासक था वो था नहपान। और इसका जो साम्राज्य फैला हुआ था, जो उत्तर है उधर राजपूताना एरिया तक फैला हुआ था। और इसी के टाइम पर भड़ौच एक बंदरगाह के रूप में था जहां पर विदेशी व्यापार के लिए भड़ौच बंदरगाह का यूज किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं उज्जैन के कार्दमक वंश के बारे में। और इस वंश की, कार्दमक वंश की स्थापना चष्टर ने की थी और इसके बारे में हमें अभिलेख में पता चलता है और अभिलेख में ही शक संबंध के प्रयोग के बारे में भी लिखा हुआ है। इस वंश का, कार्दमक वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक होता है रुद्रदामन, जो कि 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक शासन करता है। इसी ने अपने शासन के टाइम पर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था उसको हराया। सुदर्शन झील का इसने फिर से निर्माण करवाया था। और रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, इसे संस्कृत बहुत अच्छा लगता था, इसलिए संस्कृत को इसने बढ़ावा दिया था। और इसके टाइम में जो इसका अभिलेख रहा है, जो इसने निर्माण करवाया था, जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वो संस्कृत में ही लिखा हुआ है। शक वंश जब समाप्त होने वाला था तो उस टाइम पर उसका अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय और इसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा कर दी जाती है और यहीं पर से गुप्त वंश की स्थापना होती है। इसके बाद बात करते हैं पहला पार्थियन साम्राज्य के बारे में। या तो आप पहला साम्राज्य कहें या फिर इसे पार्थियन साम्राज्य कहें। जब ईसा पूर्व समाप्त हो रहा था, पहला ईसा पूर्व, तो उसी टाइम पर इसके साम्राज्य की स्थापना होती है। और जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है वहां पर इसने अपनी सत्ता की स्थापना की थी। इस वंश का जो संस्थापक था वो था मिथ्रेडेटस, इसे मित्रदत्त भी कहा जाता था। इसका जो सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था वो मित्रदात सेकंड या द्वितीय था और इसी ने शकों को हराया था। और इसमें और भी शक्तिशाली, जिसका सबसे ज्यादा नाम होता है, वो है गोंडोफर्नीज। यहाँ पर आपको पहला वंश से रिलेटेड कुछ शॉर्ट में चीजें बताई गई हैं। एग्जाम में वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विदेशी थे जो मौर्योत्तर टाइम में हमारे भारत में शासन किए थे। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अभी हमने शक वंश के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ये भी कहा कि अंतिम शासक की हत्या करने के बाद गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो उसके बाद ये पहला वंश के बारे में आपने क्यों पढ़ा? देखिए, इसे समझना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान से और समझनी होंगी। जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि किसी एक का शासन हमेशा रहा है। और अभी हमने बात किया कि मौर्य काल के समाप्त होने के बाद कुछ छोटे छोटे राज्य थे जो अलग अलग जगह निर्मित हो गए थे, बन चुके थे, और ये लोगों ने अपने अपने राज्य का निर्माण कर लिया था। तो जैसे कि यहाँ पर अगर शक वंश है, ये समाप्त हुआ तो उसके बाद गुप्त वंश की स्थापना होती है। लेकिन बाकी जगह के जो शासक हैं वो तो अभी चल ही रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो इसी टाइप से पहला वंश था। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो हो रही है, लेकिन बाकी और भी जगह है जहां पर ये पहला वंश भी था जो कि अपनी सत्ता स्थापित कर रहा था इस तरफ के एरिया में। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में, और इन्हें यूची और तोखरी भी कहा जाता है। तोखरी वंश, यूची वंश, इन लोगों ने बैक्ट्रिया में और उत्तरी अफगानिस्तान पर शासन किया था। पहले हमारे भारत में अफगानिस्तान भी था, धीरे धीरे करके ये सब लोग अलग हुए हैं। देखिए, इंडिया में कुषाण वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है, या यूं कह सकते हो कि संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। तो ये नाम आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और कुजुल कटफिसेस ने अपने टाइम पर तांबे का एक सिक्का चलाया था, और जिसमें एक तरफ इसने अपने यवन शासक हर्मियस के बारे में लिखा हुआ था, चित्र छपा हुआ था, और दूसरी तरफ कुजुल कटफिसेस लिखा हुआ था। कुजुल कटफिसेस के बाद नेक्स्ट शासक होता है विम कटफिसेस। इसने अपने टाइम पर सोने का सिक्का चलाया था जिसमें शिव भगवान, नंदी भगवान, त्रिशूल की आकृति थी, और इसने रोम के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध भी स्थापित किया था। इसके बाद नेक्स्ट होता है कनिष्क।
ये अपने टाइम पर सबसे महान शासक होता है और इसका टाइम होता है 78 ईस्वी के आसपास। कनिष्क ने अपने टाइम पर शक संबंध चलाया था। यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि शक संबंध के बारे में बात की है तो ऐसा पूछा जाता है कि किस वंश ने इसे शुरू किया था, तो आपको शक वंश नहीं लगाना है, यहाँ पर ध्यान देना कुषाण वंश लगाना है। कनिष्क के टाइम पर इसने अपने कुषाण वंश का जो साम्राज्य था वो बहुत फैला लिया था। ये अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया यहाँ तक इसने फैला लिया था। और इसने एक विद्वान था, उस विद्वान का नाम था अश्वघोष, उसे अपने पुरुषपुर लेकर के आ गया था। उस टाइम पर ये इसकी राजधानी थी। अपने टाइम पर कनिष्क ने कश्मीर को भी जीता था और वहां पर कनिष्कपुर नगर बसाया था। इसी के टाइम पर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान होता है और एक महायान होता है। महायान शाखा का ही संरक्षक था कनिष्क, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जो महायान शाखा है इस टाइम तक इसमें मूर्ति पूजा होने लगती है, इसमें मांस मदिरा का सेवन किया जाने लगता है, मतलब खान पान किया जाने लगता है। और यहाँ पर कनिष्क है इसी धर्म का संरक्षक और इसी ब्रांच का संरक्षक हो जाता है। कनिष्क अपने टाइम में कश्मीर में चौथे संगीति का आयोजन करता है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैसे कि 4 संगीति या 4 सम्मेलन हुए थे, उनमें से जो चौथा सम्मेलन हुआ था वो कनिष्क के टाइम पर हुआ था और कनिष्क ने ही कश्मीर में इसका आयोजन करवाया था। कनिष्क कला का भी प्रेमी था और संस्कृत साहित्यों का भी प्रेमी था। इस वजह से कई सारे संस्कृत साहित्य और कला इसके टाइम पर संरक्षित रहे। इसी के टाइम पर नागार्जुन और चरक चिकित्सा ये भी इसके दरबार में अवेलेबल थे, उपस्थित थे। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं हुवश्क, जिसके बाद कनिष्क सेकंड होता है, इसे सीजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंतिम शासक होता है वासुदेव। अभी तक हमने अलग अलग वंश के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि इसी मौर्योत्तर काल में जब अलग अलग वंश काम कर रहे थे अपने अपने टाइम पर और अपने अपने फील्ड एरिया में वर्क कर रहे थे, तो ऐसे में वहां की राज व्यवस्था कैसी थी, वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहां की कला संस्कृति कैसी थी, इस पर ध्यान देते हैं। मौर्योत्तर काल में अब हम बात करते हैं सबसे पहले राज व्यवस्था के बारे में, किस टाइप से राजपाट था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। देखिए, हमने शक के बारे में भी बात किया और कुषाण वंश के बारे में बात किया। दोनों के शासक इस टाइप से थे कि इन्होंने जनता में इस बात को फैला दिया कि हम लोग देवताओं के अवतार हैं, देवता का अवतार है, खुद को ये लोग देवपुत्र बोलते थे और इसी टाइप से जो जनता थी उनके मन में ये बात भरी। अब बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले तो हमने हेलियोडोरस के बारे में स्टार्ट में ही बात किया था। इसने क्या किया था कि मध्य प्रदेश के विदिशा में लगभग ईसा पूर्व 2री सदी के आसपास वासुदेव की इसने आराधना की और वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ बनवाया था, गरुड़ स्तंभ। और यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि ये वासुदेव कहीं ना कहीं विष्णु भगवान का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर जो हेलियोडोरस है वो विष्णु भगवान का भक्त था। हमने पहला में मिनांडर शासक के बारे में बात किया था, जब पहला वंश की बात कर रहे थे, तो ये अपने टाइम पर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कुषाण शासकों की बात करें तो जनरली ये लोग शिव और बौद्ध दोनों धर्म के उपासक थे। इसके बाद बात करते हैं कला के बारे में। कला में गांधार शैली और मथुरा शैली ये दोनों काफी फेमस थे। देखिए, जो मथुरा कला था या मथुरा शैली थी, इसको सबसे पहले कुषाणों ने संरक्षण दिया था, मतलब कि इनके टाइम में सबसे ज्यादा इसी पर फोकस किया गया था। और गांधार कला या गांधार शैली के संरक्षक शक और कुषाण दोनों ही शासक थे। ऐसा कह सकते हो कि कुषाणों के टाइम पर मथुरा कला और गांधार कला इन दोनों को संरक्षण मिला था, जबकि गांधार कला को अकेले शक शासकों ने संरक्षित किया था। संरक्षित करने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप सभी लोग। संरक्षित का मतलब है कि अपने टाइम पर उसे बढ़ावा देना और उसके अलावा उसका पतन नहीं होने देना। अब बात करते हैं कि आखिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौर्योत्तर काल में कुछ नया हुआ था, कुछ आगे बढ़े थे या नहीं। देखिए, मौर्योत्तर काल में जो यूनानी शासक थे, यूनानी शासक जैसे कि शक है, कुषाण है, पहलव है, ये लोग हैं। और ये लोग जब भारत में आते हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ खगोल और ज्योतिष से रिलेटेड काफी सारा नॉलेज है, तो ये लोग उसमें फिर डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा कुत्ते, मवेशी, गाय, मसाले, हाथी दांत, इनसे रिलेटेड कई सारे वस्तुएं बनी हुई थी। उन वस्तुओं को जो यूनानी शासक थे वो विदेश भेज देते हैं। कनिष्क के टाइम में नागार्जुन थे और चरक थे। तो चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया था और इस संहिता से हमें पता चलता है कि इसमें कई सारे अनगिनत जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां, उनके बारे में पता चलता है, जिनका उपयोग कई सारे रोगों को निपटान के लिए किया जाता है।
दवाई बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ सोर्सेस से हमें पता चलता है कि मौर्योत्तर के टाइम में ही चमड़े के जूते बनने लगे थे। ये इसी टाइम से पता चलता है। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार के बारे में। देखिए, जो विदेशी व्यापार में सबसे पहले हमें दक्षिण भारत में रोमन से रिलेटेड कुछ सिक्के हैं जो तमिल राज्यों से मिले हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो रोम के लोग थे वो मसालों का आयात करते थे और उसके लिए हमारे यहाँ तमिल राज्यों से कनेक्टेड थे। इसी वजह से दक्षिण भारत फेमस था। जो विदेशी लोग थे उन लोगों को मध्य एशिया से और दक्षिण भारत से कई सारे सामान उन लोगों ने खरीदे, जैसे कि मलमल है, मोती है, रत्न है, माणिक्य है। इन लोगों का उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद पश्चिम भारत के लोगों को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आई थी, वो थी कि हमारे इंडिया की जो गोल मिर्ची थी। इस गोल मिर्ची को संस्कृत में यवन प्रिय कहा गया था और यही नाम उसका फेमस भी हो गया था। इसके बाद मौर्योत्तर काल से रिलेटेड कुछ साहित्य हैं जिनका नाम आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए, जैसे कि गाथा सप्तमी। इसके लेखक हाल हैं। महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा था। चरक संहिता को चरक ने लिखा था और नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा था और सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा था। इसके बाद स्वप्नवास वदता को भास ने लिखा था। और यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और हिस्ट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन पर हमने बात कर लिया है।